बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है टेस्ट नंबर 3 और उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और ये हमारे टेस्ट सेशन का थर्ड टेस्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट MCQ है कुछ ये है, द शेप एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑलवेज सेम इफ ऑप्शन अल्फा 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन बीटा 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, ऑप्शन चार्ली नो लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एंड ऑप्शन डेल्टा बॉन्ड पेयर इज रिपेल्ड बाय द लोन पेयर। तो आपने देखा कि ये चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे टिक किया हुआ है। इसलिए क्या रीज़न है, हम ये कहते हैं कि देखें हमारे पास बात ये है कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं शेप एंड ज्योमेट्री अगर ये सेम है तो हमारे पास शेप में क्या चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जबकि ज्योमेट्री जो होती है वो लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को से मिल के बनती है। अब आप अगर गौर करें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH4 का। तो CH4 में बेटा आप देखें सारे के सारे जो हैं वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी शेप एंड ज्योमेट्री ये क्या होगी, सेम होगी। ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो क्या है, सेम है। अगर इसके मुकाबले में आप ऑक्सीजन को देख लें जिसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो शेप होगी वो होगी एंगुलर शेप, ये है एंगुलर, ये इसकी शेप है एंगुलर। लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो फिर वो है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल इज़ द ज्योमेट्री, ये इसकी ज्योमेट्री कहलाएगी। सो ये हमारे पास पॉइंट है, पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर लॉन पेयर ना हो तो फिर बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं शेप को भी और वही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ज्योमेट्री को भी। MCQ नंबर 2 में द एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज इन द आयनिक रेडियस ऑफ द कैटाइन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन अल्फा है साइज ऑफ न्यूट्रल एटम फ्रॉम विच कैटाइन प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बीटा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ऑप्शन चार्ली साइज एंड ऑप्शन डेल्टा ऑल। एज यू नो दैट द ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है अब उसको देख लें। हम कहते हैं हमारे पास एक एटम है लिथियम का, हमारे पास इस तरह से एक एटम है सोडियम का और एक एटम हमारे पास है जी पोटाशियम का। आप देखें तो इनके साइज वेरी कर रहे हैं। जब ये अपने आयन्स बनाएंगे, ये लिथियम आयन, ये सोडियम आयन और ये पोटाशियम आयन, अब जो इनके पेरेंट एटम हैं क्योंकि इनके साइजेस डिफरेंट हैं इसलिए इन आयन्स के साइजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इन आयन्स के जो साइजेस होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूट्रल एटम जो हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक है कि साइज ऑफ द न्यूट्रल एटम फ्रॉम विच कैटाइन प्रोड्यूस्ड, ये इन पे डिपेंड कर रहा है। एक तो साइज कैटाइन का, दूसरा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द कैटाइन। दूसरा पॉइंट जो है वो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ऑन कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन, चार्ज ऑन कैटाइन एज इनवर्स रिलेशन टू द साइज ऑफ कैटाइन। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज स्मॉल हो जाता होता है। यानी कि आप देखें ये सोडियम लार्ज साइज है, फिर मैग्नीशियम है और फिर एल्युमिनियम है। तो ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, एक दूसरे के साथ इनका इन्वर्स रिलेशन होगा। तो ये भी बात ठीक है जी, सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ कैटाइन, डेफिनेटली ये तो उस पर डिपेंडेंट है ही। तो डेल्टा जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ नंबर 3 में देखें, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम इज इक्वल टू 1.7 देन द बॉन्ड इज। अब आप देखें ये हमारे पास बुक की स्टेटमेंट है और ये टॉपिक का नाम है जी आयोनिक बॉन्ड। इसमें आप देखें लिखा हुआ है कि 1.7 अगर हो या उससे ज़्यादा हो देन बॉन्ड इज सेड टू बी आयोनिक, ठीक है जी। और इसमें करेक्टर होगा 72% आयोनिक करेक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 28% जो होगा इसमें वो होगा कोवेलेंट करेक्टर। तो इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर भी साथ साथ शामिल होता है। तो आयनिक करेक्टर डोमिनेट कब कर जाता है, जब 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है
अगर जो है वो ग्रेटर देन 1.7 हो जाए तो हम ये कह देते हैं जी आयनिक है, और अगर 1.7 के इक्वल हो जाए तो हम ये कहते हैं 50% आयनिक है, और अंडरस्टूड है 50% क्या होगा, कोवेलेंट होगा। लेकिन अगर ये लेस देन 1.7 हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर होगा। सो ये हमारे पास हैं जी वो करेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किए। तो इसलिए ये डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा कि 50% आयनिक है और 50% कोवेलेंट इन नेचर है। MCQ नंबर 4 पे आप आ जाएं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है जी, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आपको पहले कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट के दरमियान में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन द टू एटम्स, और यहाँ पे वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। ये सिमिलर और डिसिमिलर दोनों के दरमियान में बन सकते हैं, जबकि ये हमेशा अनलाइक एटम्स के दरमियान में बनेंगे। ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जबकि ये हमेशा पोलर होंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर डोनेटेड बाय द शॉर्ट लाइंस, और इनको हम एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ऐसे है। और यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आप उनको एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। और कंपाउंड स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं और ये यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। सो ये हमारे पास तो होगी जी बात यहाँ पे। अब हम कहते हैं कि विल नॉट बी एबल टू। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे पूरी सिचुएशन ये पढ़ी कि एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। डोनर की ये सिचुएशन होती है कि या तो उसमें लॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, या फिर ये हमारे पास जो है जैसे ये वाला है अमोनिया, ये लॉन पेयर्स हैं, टिन पे लॉन पेयर्स हैं, फॉस्फोरस पे लॉन पेयर्स हैं, और अगर नहीं है कहीं पर तो वो है डेल्टा CH4, इसमें नो लॉन पेयर। तो लॉन पेयर ना होने की वजह से हम इसको क्या मानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मानते हैं। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकेगा। MCQ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑड मॉलिक्यूल एज फार एज द बॉन्डिंग इज कंसर्न। हम कहते हैं ये बिल्कुल अलग थलग सा मॉलिक्यूल है, कौन सा है? ये हमारे पास है जी अमोनिया, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अमोनिया में देखें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है अवेलेबल है, ये देखें जी यहाँ पर। CO2 में भी सिर्फ डबल बॉन्डेड है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग अवेलेबल है। PH3 में भी कोवेलेंट बॉन्ड अवेलेबल है, कोऑर्डिनेट नहीं है। और CO में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये ऑड है। ये सिर्फ इसमें है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, ये इसमें है सिर्फ। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट कंसीडर होगा। MCQ नंबर 6 में देखें वेस्पर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन। अब आप देखें जहां VBT स्टार्ट हो रही है वहां पर ही वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स बताए हुए कि ये क्या क्या एक्सप्लेन करती है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट डज नॉट गिव द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स ये नहीं बताती वेस्पर थ्योरी। बॉन्ड एंगल बताएगी, ज्योमेट्री इसने बतानी है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बतानी है, बॉन्ड एंगल बताने हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे, उनकी रीजन कैसे है, ये नहीं एक्सप्लेन करना। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 7 पे चलते हैं। लिखा हुआ है H2S हैज अ सिमिलर ज्योमेट्री। अब आप देखें H2S में ये हमारे पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लॉन पेयर हैं, ठीक है जी। ये H2S है हमारे पास, और यहाँ पे 92 डिग्री का ये एंगल है। अब आप देखें ये स्ट्रक्चर मैच करेगा AB4 टाइप के साथ, और AB4 टाइप आपको पता है सिर्फ और सिर्फ किस में है, वाटर में है। वाटर में इसी तरह से लॉन पेयर्स 2 होते हैं और 2 ही क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। ये है AB4 टाइप विथ 2 लॉन पेयर्स। सो ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। CH2 आपको पता है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर,
तो ये हमारे पास AB2 टाइप में कंसीडर होगा। ठीक है जी, ये CO2 इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज AB2 टाइप। SnCl2, ठीक है जी, ये देखें ये SnCl2 हमारे पास एक लोन पेयर होगा और ये Cl है, ये Cl है, तो ये है AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। तो लेकिन अब कौन सा मैच कर रहा है, वो है डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 8 में देखें लिखा हुआ है मैनी आयनिक कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ओनली दोज आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर फॉर विच, ऑप्शन अल्फा हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन द लेटेस्ट एनर्जी, ऑप्शन बीटा हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लेटेस्ट एनर्जी, ऑप्शन चार्ली हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू द लेटेस्ट एनर्जी, या डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। अब रूल ये है सॉल्युबिलिटी का कि अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में तो फिर इनसॉल्युबल होता है जी ये कोई भी कंपाउंड, और अगर लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाए यहाँ पर तो ये वाला सॉल्युबल हो जाता है। तो इसलिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा। पॉइंट नंबर 9 देखें लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स लाइक PF5 BCl3 SF6 इंडिकेट दैट दीज हैलाइड्स आर आयनिक, बिल्कुल नहीं है, ये तो PF5 SF6 है, आयनिक नहीं है। दे आर लेविस एसिड्स, इनमें सिर्फ BCl3 जो है वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, ये सारे नहीं हैं। दीज हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, नो डाउट ये कोवेलेंट तो हैं नेचर। फिर हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन ऑक्टेट रूल नॉट ओबेड सो द रूल इज नॉट यूनिवर्सल। अब देखें ऑप्शंस ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन हमने मोस्ट सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। हमारी बुक में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 6 जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें लिखा हुआ है ऑक्टेट रूल में एनी हाउ, एंड में है ये बात, एनी हाउ द ऑक्टेट रूल कुड नॉट बी मेड यूनिवर्सल as the formation of the compound PF5 SF6 BCl3 are not according to this rule। so हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है सबसे सूटेबल कंसीडर होगा। हमारी बुक की स्टेटमेंट को वेरीफाई करिए बात। पॉइंट नंबर 10 लिखा हुआ है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अफेक्ट द साइज ऑफ द एटम इन अ वे दैट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, नो चेंज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अल्टरनेटिवली। अंडरस्टूड बात है कि जैसे जैसे पीरियड में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि कांस्टेंट रह जाता है तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा, और इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। MCQ नंबर 11 पॉलिंग डिटरमिन्ड द डिस्टेंस बिटवीन पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन दैट इज 314 विच इज़। अब ये बात लिखी हुई है कि ये हमारे पास जो है ये इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होता है, दिस इज़ द इंटर आयनिक डिस्टेंस R, कैपिटल R, दिस इज़ द सम ऑफ कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस। तो ये बात शो कर रही है कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी, दस द आयनिक रेडियस अपीयर टू बी एन एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड करने से आएगी आपके पास, तो इसलिए ये बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 12 लिखा हुआ है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर डिटरमिन्ड बाय आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट एंड केमिकल। तो आप ये देखें ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं ये वाले ये है इंट्रामोलिकुलर, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस वजह से होंगी, ये है इंटरमोलिकुलर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रख लें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती हैं, इसलिए बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट नंबर 13 फॉर्मेशन ऑफ MgO इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखिए जी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद मैग्नीशियम 2,8 की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। ऑक्सीजन जो है 2,6 की कन्फिग्रेशन होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन बनाता है ऑक्साइड आयन 2,8। अब देखिए मैग्नीशियम आयन बन चुका, ऑक्साइड आयन बन चुका, दोनों मिलते हैं क्या बनाते हैं, MgO, और ये कौन सा बॉन्ड होगा आयन्स के दरमियान में, तो ये आयनिक बॉन्ड होगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 पे,
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। आप देखें कि अमोनिया से हमेशा BF3 के दरमियान में एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा, कहाँ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो है ये मूव कर जाता है, ये है जी एक्सेप्टर। तो इसीलिए अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 15 लिखा हुआ है द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड आर कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम्स के दरमियान में, दो न्यूक्लियाई के दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो जाएं, फिक्स हो जाते हैं, तो हम उनको लोकलाइज्ड कह सकते हैं। वैलेंस नहीं कहते क्योंकि आखिरी शेल के नहीं है, ठीक है जी, और इसीलिए हम कह देते हैं लोकलाइज्ड मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 16 द कोवेलेंट कंपाउंड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन पोलर कंपाउंड्स, चाहे कोवेलेंट कंपाउंड किसी भी फॉर्म में हो, ये हमेशा से बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर हैं इन एनी स्टेट, ठीक है जी, इन एनी स्टेट, किसी भी तरह से, चाहे वो आप डिसॉल्व कर लें या ना करें, ये नॉन कंडक्टर ही रहेंगे। 17 पॉइंट द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी जो होती है ये हमेशा डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब आप देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी एंड द पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मूवमेंट। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनता है, तो अल्फा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट नंबर 18 लिखा हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन कॉज्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग। तो अलोंग एक्सिस जो ये है एक्सियल ओवरलैपिंग, ये वाली, ये जो हमने यहाँ पर देखी, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, इस एक्सिस के अलोंग जो है ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना है जी, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन अल्फा जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। MCQ नंबर 19 में लिखा हुआ है कि लीस्ट डिसोसिएशन। आपको पता है कि हमेशा बॉन्ड एनर्जी जो होती है दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन, ठीक है जी। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी डिसोसिएशन कम होगी, और जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज HF इज़ हैविंग द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी अमंग द हैलोजन एसिड्स। पॉइंट नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। तो आप ये देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये पॉइंट है कि वन ऑफ देम हैविंग द लोअर एनर्जी कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी लो होती है एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन के हवाले से कि हाइड्रोजन हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अगर मिल जाएं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये बना देंगे। तो देखें ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये हमारे पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो मैंने ये बनाया। यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, ये हमारे पास सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया, और ये हमारे पास सिग्मा 1s हो गया, और ये हमारे पास है जी 1s, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो आप देखें एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके मुकाबले में, इसलिए बीटा जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 21 में देखें द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द H2 इज़ 431 किलोजूल पर मोल। द बॉन्ड एनर्जी पर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि पर मॉलिक्यूल जो है ये आप बताएं ये कितनी होगी। तो आप देखें ये हमारे पास होती है 431 किलोजूल पर मोल। जब हम यहाँ पे अगर इसको 6.02 10⁻³ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 72.42 इंटू 10⁻³ किलोजूल्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली। MCQ नंबर 22 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट। ये देखें हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स
दे हैव द ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में दो चीज़ें होंगी, एक तो नो लॉन पेयर, कोई लॉन पेयर ना हो, और दूसरी बात कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अटैच्ड ओनली विद वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया कि भाई CO2 और BeCl2 जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसलिए इनमें डाइपोल जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और इनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो कंसीडर होगी। ठीक है जी, एक ये हो गया। और BeCl2 ये हमारे पास है, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो कंसीडर होगी। यहाँ पे क्योंकि लॉन पेयर है, यहाँ भी 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 लॉन पेयर, तो इनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा अल्फ़ा, CO2 और BeCl2 का ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 23 पे आ जाते हैं। इन HF द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज़। अब आप देखें ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपके डाइपोल मोमेंट के टॉपिक का, और इसमें इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि HF जो है ये 43% जो है वो आयनिक इन नेचर होगा और 57% कोवेलेंट होगा। हालांकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इसमें मेटालिक नॉन मेटालिक एटम्स नहीं हैं, इसलिए आयनिक प्रॉपर बॉन्ड नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर ज़रूर होगा, लेकिन एक्चुअली ये कंसीडर होगा कोवेलेंट इन बॉन्ड। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 24 में लिखा हुआ है द बॉन्ड बिटवीन HH इज़ स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड बिटवीन। अब HH बॉन्ड की एनर्जी आप देखें हमारे पास बुक में गिवन है 436, जबकि HCl की है 431। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू HCl बॉन्ड, और नीदर स्ट्रॉन्ग, ये तो गलत बात हो गई। वीकर ये भी नहीं हो सकता, ये नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलते हैं जी MCQ नंबर 25 पे। लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पे कहाँ पे चेंज आएगा। आप देखें अमोनिया जो है ये NH3 है, NH3 से जब ये NH4 बना ले तो दोनों में जो टाइप रहेगी वो AB4 टाइप रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। H2O जब H3O बना ले ये भी AB4 टाइप रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। चेंज यहाँ पर आ रहा है कि AlH3 से, ठीक है जी, AlH3 से ये क्या बन जाए, AlH4 बन जाए। जैसे कि AlCl3 से AlCl4 बनता रहा है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गई बात, और ये जो पॉइंट है ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई। अब sp2 था और यहाँ पर क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो ये हमारे पास चेंज हो गई हाइब्रिडाइजेशन। MCQ नंबर 26 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अब डेफिनेटली जो हाइड्रोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा उस पर स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये मोस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर होगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान में। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये कंसीडर होगा, तो ये हमारा अल्फा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीडर होगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो भी एटम अटैच होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, और फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा में बनेगा। MCQ नंबर 27
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल द बॉन्ड एंगल बी मैक्सिमम। आप देखें NH3 में 107.5 होगा, PCl3 में लेस देन 107.5 होगा, ठीक है जी, ये लेस देन 107.5 होगा। अमोनियम में 109.5 डिग्री के राउंड अबाउट आएगा। और फाइनली HCl2 में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपको पता है वाटर की तरह ही ये कंसीडर होगा, लेकिन ये बॉन्ड एंगल लेस देन 104.5 होगा, ठीक है जी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 28 हमारे पास है, द पेयर ऑफ द स्पीशीज हैविंग द आइडेंटिकल शेप्स फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ स्पीशीज इज। सबसे पहले अल्फा ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है CF4 SF4, ऑप्शन बीटा BF3 PCl3, चार्ली इज XEF2 CO2, डेल्टा PF5 एंड IF5। वन बाय वन डिस्कशन करते हैं जी। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास CF4, ये तो टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि ये 4 फ्लोरीन एटम इसके साथ अटैच हैं और 4 ही बॉन्ड पेयर ये बना रहा है, तो ये होगा CF4, इट इज़ टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब अगर हम SF4 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड कैसे होगा और एक्चुअल कैसे होगा, वो अब आप देखें कि देखें जो एक्चुअल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर जो इसका, वो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ये होता है कि शायद ये 4 टेट्राहेड्रल फॉर्म में जो है वो अटैच होगा। देखिए सल्फ़र में क्या होगा कि आप देखें ये 2 बॉन्ड्स तो यहाँ पर बन गए इस फ्लोराइड के साथ, ये फ्लोरीन के साथ बन गए, और 2 बॉन्ड ये बन गए इस फ्लोरीन के साथ। अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है सल्फ़र के पास। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये लोन पेयर और इनकी रिपल्शन की वजह से, ये लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड्स थोड़े थोड़े से स्लाइटली जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, और एक्चुअली जो बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, ये शेप जो है वो बन जाती होती है। तो जो बिल्कुल डिफरेंट है इसके मुकाबले में, CF4 के मुकाबले में डिफरेंट है। अब अगला स्ट्रक्चर देखिए जी, हमारे पास है BF3। आपको BF3 आपको पता है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 3 एटम इसके साथ अटैच है, कोई लॉन पेयर नहीं है। PCl3 में क्योंकि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए यहाँ पर इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगी। PCl3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगा, XEF2 और CO2। अब हम ये कहते हैं कि ज़ीनोन जो है ये तो है 8th ग्रुप में, ये तो हमारे पास है जी 8th ग्रुप में, तो इसके वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ज़ीनोन में। अब एक तो इसके साथ फ्लोरीन मिल गया, दूसरा भी फ्लोरीन मिल गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि जी ये फ्लोरीन एटम इसके साथ मिल गए, फ्लोरीन तो मिल गए इसके साथ। अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये 3 लॉन पेयर्स हैं। अब ये लॉन पेयर तो आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन करेंगे, तो अब क्या किया जाए, ये ज़ीनोन जो है ये फ्लोराइड इसके साथ लॉन पेयर्स की रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या अब ये लीनियर शेप हो सकती है? हम कहते हैं जी नहीं होनी तो नहीं चाहिए। क्यों? अब क्योंकि यहाँ पर 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है, ये देखें जी स्ट्रक्चर ये चेंज हो जाता है स्टेबलाइज करने के लिए। यहाँ पे जो फ्लोरीन होते हैं ये बिल्कुल जो है ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ये फ्लोरीन एटम्स, और ये 3 लॉन पेयर्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान में रिपल्शन मिनिमम हो जाए। वेस्पर थ्योरी का पॉइंट ही यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द ऐसे अरेंज करेंगे कि वो उनके दरमियान में रिपल्शन कम से कम हो। तो ज़ीनोन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाता होता है, लीनियर कहलाता है ये। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर CO2 की, तो CO2 का भी स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, लीनियर होता है। तो ये दोनों जो है वो लीनियर होते हैं, तो इसलिए ये दोनों की शेप सेम होगी। हम कहते हैं जी PF5 को देख लें, भाई PF5 को आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? तो हम ये कहते हैं कि PF5 जो होता है, ये देखें ये है PCl3, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये हो गया जनाब PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो IF5 कैसा होगा? आपको पता है आयोडीन जो है ये 7th ग्रुप में मौजूद है, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा, डेफिनेटली आपको पता है कि आयोडीन के साथ जो है वो 5 तो इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लोरीन एटम्स आ गए। देखिए ना, एक फ्लोरीन ये आ गया, एक इसके साथ फ्लोरीन ये आ गया, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन आ गया, तो ये हो गए 4 फ्लोरीन एटम्स। एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, तो डेफिनेटली अब इसके पास क्या बचा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बच जाता है। अगर हम फ्लोरीन को यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये देखें एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ये बच जाता है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बच जाता है। PCl5 में कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहाँ पर एक लॉन पेयर, इसलिए दोनों की शेप सेम नहीं हो सकती, तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचा वो क्या है, 4। पॉइंट नंबर 29 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होगा, देखिए ये बेरिलियम है, कार्बन नहीं हो सकता, नाइट्रोजन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये नहीं हो सकता, सिलिकॉन ये भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, ये भी नहीं हो सकते, सिर्फ रह गया बेरिलियम। ठीक है, ये ऑक्टेट पूरे हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो है बेरिलियम। रीज़न क्या है, क्योंकि बेरिलियम में क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाते हैं। तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जब भी बात आएगी चाहे वो हाइड्रोजन हो या कुछ हो, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करेंगे। नेक्स्ट MCQ देखें, द रेशियो ऑफ द पाई एंड द सिग्मा बॉन्ड इन द बेंजीन। अब सबसे पहला काम तो ये करें कि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर जब ड्रॉ किया तो हमें ये नज़र आ रहे हैं कि 6 सिग्मा बॉन्ड तो वो हैं जो हाइड्रोजन एटम्स के साथ हैं, और 6 सिग्मा बॉन्ड्स वो हैं जो कार्बन एटम्स के साथ हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे सिग्मा और पाई के दरमियान में एक रेशो डेवलप कर लेते हैं, सिग्मा और पाई के दरमियान में रेशो डेवलप कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड है 12 और पाई बॉन्ड है 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योंकि पाई और सिग्मा कहा हुआ है, तो आप देखें ये हमारे पास हो जाएगा 4, यानी कि पाई बॉन्ड कितने हैं, 4, पाई बॉन्ड आ जाएंगे 1 और सिग्मा बॉन्ड जो हो जाएंगे वो होंगे 4। तो रेशो क्या बनी, 1:4, 1:4, क्योंकि पाई पहले है इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे 1 और ये है 4, तो ये सिग्मा के लिए 4 आ गए, तो 1:4 करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 31 में लिखा हुआ है, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमारे पास 1 by 1 ऑप्शंस हैं। कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड जब भी कार्बन होगी तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है 1.20। जब 1.33 होगा इट विल रिप्रेजेंट कार्बन टू डबल बॉन्ड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 1.397 जो है ये हमारे पास है बेंजीन में, और बेंजीन में आपको पता है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट होती है बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये होगी 1.397 एंगस्ट्रॉन। ठीक है जी, ये बॉन्ड लेंथ होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे सारे, और उसके बाद फाइनली है हमारे पास डेल्टा 1.54। तो ये कार्बन टू सिंगल बॉन्ड कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉन जो है ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी 32, लिखा हुआ है डाइपोल मूवमेंट इज़ शोन बाय। तो सबसे पहले देखें 2 मेथल प्रोपेन कह रहा है, तो ये देखें ये हमारे पास है यहाँ पे ये CH3 कह रहा हूँ मैं, ये CH3 हो गया, ये CH3, ये बन गया प्रोपेन। यहाँ देखें ये बन गया जी प्रोपेन हमारे पास। अभी ये सेकंड कार्बन पे क्योंकि मेथल ग्रुप है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे 2 मेथल प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर देखें सारे के सारे नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। तो जब भी नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जानी है, 0। अब हम आते हैं इस चार्ली ऑप्शन की तरफ। हमने कहा जी ट्रांस की बड़ी डिटेल डिस्कशन आप मेरे लास्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये हमारे पास है जी यहाँ पर ट्रांस 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर देखें, ये मैं बना रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्म बनाऊँगा। जब हम ट्रांसफॉर्म्स बनाते होते हैं तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको पता है ट्रांसफॉर्म्स में हमेशा ट्रांस 2-ब्यूटीन में कैंसिलेशन हो जाती है, डाइपोल मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, यहाँ पे सारे के सारे क्लोरीन एक जैसे हैं,
तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज़ीरो। तो कंडीशन ही यही है डाइपोल मोमेंट की कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगी हमेशा, ठीक है जी। और ये हमारे पास है सिस 2 ब्यूटीन। जब हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन होगा तो ये हमेशा इसकी डाइपोल मोमेंट कोई ना कोई शो होगी। तो सिस फॉर्म्स की डाइपोल मोमेंट होती है, ट्रांस फॉर्म्स की डाइपोल मोमेंट नहीं होती। पॉइंट नंबर 33 की तरफ आ जाएं। 1,3-ब्यूटाडाइन द कार्बन इज़ हाइब्रिडाइज्ड। तो सबसे पहले हम 1,3-ब्यूटाडाइन का जो है वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 1 और 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, ये बन गया 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइन। अब आप ये देखें हर कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा चार्ली ऑप्शन जो है ये करेक्ट कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 34 लिखा हुआ है मोस्ट पोलर कोवेलेंट स्पीशी लिखा हुआ है अमंग द लिस्टेड वन इज कार्बन टू सल्फाइड, कार्बन टू फ्लोराइड, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ब्रोमीन। अब आपको ये बात बड़ी क्लियर पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी। पोलैरिटी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब आपको पता है कि ये जो फ्लोरीन है ये होता है मोस्ट पोलर, ये आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन जिस भी एलिमेंट के साथ होगा सबसे ज़्यादा पोलर को जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन क्योंकि सब में कॉमन है, तो इसका मतलब दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिसाइड द डिफरेंस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलैरिटी बीटा में होगी, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 35 में देखें ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर इज़। अब आप देखें कि हमारे पास जो होती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन जो होती है हमारे पास ऑफ कैटाइन, कैटाइन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जितना स्मॉल साइज़ होगा साइज़ के साथ उसका हमेशा इन्वर्स रिलेशन होगा। जितना साइज़ स्मॉल होगा उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा करेगी, ठीक है। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कैट आइन जो होते हैं ना, हमेशा कैट आइन्स पोलराइजेज द एनाइन, ये हमेशा पोलराइज करते होते हैं एनाइंस को, ठीक है जी। ये कैट आइन पोलराइजेज द एनाइंस, एनाइंस को पोलराइज करेंगे। तो जितना स्मॉल साइज़ का होगा कैट आइन उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, एलुमिनियम पे चार्ज सबसे ज़्यादा, साइज़ सबसे स्मॉल, ये सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर इसकी होगी। और उसके बाद फिर मैग्नीशियम क्योंकि उसका चार्ज उससे कम है, फिर पोटाशियम और सीजियम में जिसका साइज़ लार्ज होगा वो एंड में चला जाएगा, जिसका साइज़ स्मॉल होगा वो पहले आ जाएगा पोलराइजिंग पावर में। तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 36 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है पॉइंट, और यहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। ये जो ज्योमेट्री का जो सेंटेंस होता है सेंट्रल एटम एक्चुअली स्टार्ट होता है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। CH4 में कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नहीं हो सकता। CHCl3 में ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं हो सकता। सिर्फ नाइट्रोजन लॉन पेयर मौजूद है, 5th ग्रुप में है, 3 बॉन्ड्स हैं, एक लॉन पेयर रह जाता है, इसलिए अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। MCQ नंबर 37 देखें लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के हवाले से कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम जो है वो ज़रा देखते हैं। पेज नंबर 63 है और उस पर एक टेबल दिया गया है बॉन्ड एनर्जीज़ का, उसमें एक टेबल में हम वैल्यूज़ को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखें लिखा हुआ है नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं किलो जाउल पर मोल में, दिस इज़ 163 किलो जाउल पर मोल। अच्छा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की बात करें तो ये 348 किलो जाउल पर मोल होगा। फ्लोरीन टू फ्लोरीन अगर बॉन्ड बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी आती है दिस इज़ 155 किलो जाउल पर मोल। और फाइनली रह गया हमारे पास कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड भी यहाँ पर जो होगी इसकी 146 किलो जॉल पर मोल होगी। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको नज़र आ रही है, बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। पॉइंट नंबर 38 द हैलाइड हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक करैक्टर होगा, लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसी में ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो और आप देखें यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी जो है वो साइज़ ऑफ एनाइन के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होगा।
साइज़ ऑफ एनाइन है, तो जितना साइज़ स्मॉल होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यानी इंटर आयनिक डिस्टेंस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन आयन के साथ इसका जो है वो साइज़ के साथ आपको पता है कि इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 39 में देखें जी, AgCN2 सिल्वर ये हमारे पास है और इसके साथ दो जो है वो सियानो ग्रुप हैं, और आपको पता है कि ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है और लीनियर ज्योमेट्री एक्चुअली ये बना देते होते हैं। तो यहाँ पे -1 चार्ज है, तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड ये होगा, एक पाई बॉन्ड ये होगा, एक पाई बॉन्ड ये होगा और एक पाई बॉन्ड ये होगा। तो टोटल जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 4। तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 40 लिखा हुआ है कि द करेक्ट सेट विच रेफरेंस टू द मोलेकुलर फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देखें CO2 जो है ये लीनियर होती है और यहाँ sp हाइब्रिडाइज होती है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। BeCl2 ये बिल्कुल ठीक है जी, sp हाइब्रिडाइज होता है और ये लीनियर होता है। हम ये बना लेते हैं शेप, और ये देखें ये sp हाइब्रिडाइज भी है और लीनियर भी है, ये दोनों बातें ठीक हैं। H2O ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, बाकी उसकी जो शेप दी हुई है ठीक है, ये बेंड है। H2O sp3 हाइब्रिडाइज ये ठीक है, लेकिन लीनियर रॉन्ग है, क्योंकि लीनियर नहीं होता, ये बेंड शेप होता है, ये वी शेप होगा या एंगुलर होगा। सो इसलिए ये सारे ही ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो गए और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ द बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 41 हमें बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ अगर हम CH2 Cl2 की बात करें, सारे नॉन मेटल्स हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। BeCl2 का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पढ़ा, दोनों साइड पे कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, ये नहीं होगा। उसके बाद K2SO4 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें ये पोटाशियम आइंस हैं, 2 पोटाशियम आइंस हैं ये, ठीक है जी, ये पोटाशियम आइंस हो गए। और ये हमारे पास हो गया जी सल्फ़ेट का स्ट्रक्चर, और ये सल्फ़ेट पे जो चार्ज होता है दिस इज़ -2। और अगर हम इसको स्ट्रक्चरली बनाना चाहें तो ये डेफिनेटली ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता होता है, ये सल्फ़ेट का स्ट्रक्चर है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सल्फ़ेट का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास पोटाशियम है। इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 पोटाशियम रिक्वायर्ड होंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इनके दरमियान में ये कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होगा इनके दरमियान में इट इज़ नेम्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये हमारे पास ऑप्शन चार्ली जो है ये करेक्ट कंसीडर होगा। SO2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फ़र में आपको पता है एक लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी MCQ नंबर 42 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ द आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज़। अब आप देखें NH4 पॉजिटिव और NH2 पॉजिटिव की बात करते हैं, 1 बाय 1 सारी एक्सप्लेनेशन लेते हैं। NH4 पॉजिटिव में आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ये टेट्राहेड्रल शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, तो ये बन गई जी टेट्राहेड्रल। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है NH2 नेगेटिव का। अब देखें एक तो लोन पेयर नाइट्रोजन पे मौजूद होता ही होता है, एक नेगेटिव चार्ज जो है वो एज ए लोन पेयर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाटर वाला स्ट्रक्चर जो है अपेयर हो जाता है, इसका मतलब ये एंगुलर टाइप जो है ये स्ट्रक्चर अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों मिस मैच कर रहे हैं, इसको तो कैंसिल कर दें। अब हो गया जी सल्फ़ेट, फॉस्फेट एंड BF4। अब इसको ज़रा बना लेते हैं। सल्फ़ेट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया था कि जी ये टेट्राहेड्रल जो है ये स्ट्रक्चर इसका हम बना देते हैं। इसी तरह से फॉस्फेट है PO4, तो ये हमारे पास होता है -3 चार्ज है, ये 1 ये 2 और ये 3 चार्ज यहाँ पर फॉस्फेट आयन में पूरा हो गया। टेट्राहेड्रल ये भी होगा। उसके बाद है जी BF4, तो B है और ये हमारे पास है F4, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर, ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये सारी स्पीशीज़ जो हैं ये क्या हो गई हैं, टेट्राहेड्रल हो गई। तो इसका मतलब ये तो सारे आइसोस्ट्रक्चरल हो गए ना, ये तो क्लियर है जी बात। ऑप्शन बीटा इज़ द करेक्ट वन। MCQ नंबर 43 ये है, मॉलिक्यूल विद मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। अब आपको अंडरस्टूड नज़र आ रहा है यहाँ पे वाटर, क्योंकि वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी के पास भी इतने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें तो लोन पेयर होते नहीं हैं, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होगा, टिन में भी 1 लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रिपल्शन होगी वो यहाँ पर होगी वाटर में। MCQ नंबर 44 देखें, हमारे पास लिखा हुआ है विच वन हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में होगी, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में यहाँ पर 155
जो है वो किलो जॉल पर मोल एनर्जी होती है। और अगर आप ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन टू ब्रोमीन होती है 193, और उसके बाद क्लोरीन टू क्लोरीन बात करें तो 242 किलो जॉल हो गई पर मोल। और अगर आयोडीन टू आयोडीन बात करें तो फिर 151 जो है ये हमारे पास होगी 151 किलो जॉल्स। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी, वो है क्लोरीन की। फ्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली कम है। क्यों कम है? क्योंकि स्मॉल साइज़ ऑफ फ्लोरीन की वजह से यहाँ पर, और ये जो है मैक्सिमम रिपल्शन हो जाती है लोन पेयर्स की, और इन लोन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से हम ये कह देते हैं बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता होता है। तो इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। MCQ नंबर 45 लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज़ डेफिशिएंट ऑफ ऑक्टेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये थर्ड ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट से कम हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, तो इसलिए यहाँ पर ये डेफिशिएंट होगा। MCQ नंबर 46 लिखा हुआ है, NH3 हैज़ अ डाइपोल मोमेंट वेयर एज BF3 हैज़ अ जीरो डाइपोल मोमेंट। इट इज़ बिकॉज fluorine is more electronegative than hydrogen. BF3 is pyramidal while NH3 is a triangular planar. BF3 is triangular planar while NH3 is a pyramidal. Boron is less electronegative than the nitrogen. So यहाँ पर हम बात को ज़रा जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी बात करेक्ट होगी। तो हमारा ऑप्शन नज़र आ रहा है कि चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली ये देख लें कि जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें हमेशा डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो BF3 में क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिकल हैं और यहाँ पर इसलिए डाइपोल मोमेंट जो है वो इसकी क्या है, ज़ीरो है। NH3 क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें लॉन पेयर एक मौजूद है, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो इनकी ज्योमेट्री एक्चुअली डिसाइड कर रही है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या इसकी ज़ीरो होगी या नहीं होगी। पॉइंट नंबर 47 देखें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है विद 1 एंगस्ट्रॉन बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज़ द कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, यूनिट चार्ज 1.602 10⁻⁻19। तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट दिया हुआ है जी चार्ली, और वो कहाँ है, ये हमारे पास बुक में ही गिवन है। फाइनल बात हो गई जी। यहाँ पर देखें 100 पिकोमीटर लिखा हुआ है या 1 एंगस्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यही बात की हुई है कि 1 एंगस्ट्रॉन अगर बॉन्ड लेंथ है तो फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि म्यू जो है दिस इज़ इक्वल टू Q इंटू R है। ठीक है जी, Q हमारे पास क्या है, चार्ज है, वो हमारे पास देखें ये गिवन है, और डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान में ये हमारे पास है। यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आपको याद करनी है। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 48 लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच इंडिकेट द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब आपको पता है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में होगी, और उसमें S कैरेक्टर कितना होगा, 50% होगा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 49, विच वन विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डेविएशन इन द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, वो हमारे पास है जी चार्ली ऑप्शन। क्योंकि याद रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एबनॉर्मेलिटी के साथ इसका रिलेशन होता है, और एबनॉर्मेलिटी किस में होती है, इन बॉन्ड लेंथ में, और इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी में। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी बात। ठीक है, तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये बात लिखी हुई है, और ये आपके पास पॉइंट है, बुक में आपके पास गिवन है कि ये हमारे पास HCl है, किलो जॉल पर मोल 431 है। ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस मीन्स दैट more stable HCl bond is present. The stability is due to the ionic character, और ionic character आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। Decreasing polarity from HF to HI show trend toward the equal sharing of the electron, which is consistent with decreasing the electronegativity from fluorine to iodine. तो इसलिए abnormalities इनमें कम होगी। पॉइंट नंबर 50, इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पर आपको ये CN नज़र आ रहा है, आपको पता है कार्बन टू नाइट्रोजन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये भी sp2 होता है, ये sp2 होता है, यहाँ CH3 नज़र आ रहा है, sp3, तो हमारे पास बीटा जो है ये करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।